पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं। वी नो दैट वी आर passing through a bad air pollution levels and these typical months. पोल्यूशन गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा इशू है, जो कि स्पेशली इस पीरियड में होता है जबकि विंटर होता है, जबकि एयर फ्लो बहुत कम होता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से डस्ट पार्टिकल बहुत नज़दीक आ जाते हैं और हमें ये पोल्यूशन विजिबल होने लगता है। एक और क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में रहता है कि जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया फैमिली मेम्बर्स को, तो जो फैमिली मेम्बर्स है वो उसकी लाइफ को बचाने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे? तो सबसे पहले जो काम करना चाहिए, एक एस्प्रिन का टैबलेट, कुछ एस्प्रिन के टैबलेट पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। पानी में अगर डिज़ोल्व होने वाला टैबलेट है, डिज़ोल्व करके उसको आधा गिलास पानी पिला दें जिसमें एस्प्रिन हो। 300 मिलीग्राम हो तो अच्छा है, नहीं हो तो 150 मिलीग्राम एटलीस्ट दें। हाय, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ मेदांता हार्ट बीट्स। I'm your host and anchor, Dr. Rajneesh Kapoor, Chairman Interventional Cardiology at Medanta. We have been doing these programs now for more than a year and getting a very good response. Our whole objective is to create a awareness, enhance the awareness amongst the society so that we can curtail heart disease. हम heart disease को नियंत्रण में रख सकें और किसी को हार्ट से संबंधित कोई ज़रूरत है उसके आंसर दे सकें और टाइम टू टाइम वेरिएबल टॉपिक्स पे जो आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं उसकी चर्चा कर सकें ताकि सब सुनने वालों को इससे बहुत एडवांटेज, बहुत लाभ मिले। आज हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर आर.जी. शर्मा। सो डॉक्टर आर.जी. शर्मा इज़ एसोसिएटेड विद श्री सीमेंस, CMO एट श्री सीमेंस, and he's practicing as a physician for many years now. So he's a very senior guy and we are lucky to have him. Welcome. Thank you, sir. So thanks for coming, Dr. Sharma. So आज हमारा विषय रहेगा, हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट मिले इस बारे में बात करने के लिए दैट पोल्यूशन के बारे में हम बात करें। पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं। वी नो दैट वी आर passing through a bad air pollution levels and these typical months, the November, December are the 2 months where the pollution is at its peak and whatever you say, it is affecting our health very badly in many manners. So हम आज इसी पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। So डॉक्टर शर्मा, आपको जैसे मालूम है एयर पोल्यूशन लेवल्स बहुत ख़राब हैं दिल्ली NCR में हर जगह पे। So बाहर निकलते हैं आँखों में जलन पाई जाती है, सुबह किसी को वॉक करने जाना है तब भी 2 बार सोचना है भी इतने एयर पोल्यूशन लेवल पे बाहर निकले कि नहीं निकले। एक अजीब किस्म का हेज़ है बाहर, शाम के 4 बजते लगता है अंधेरा होने लग गया। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हमारी हेल्थ के लिए कर रही है। तो आई थिंक फॉर आवर ऑडियंस जस्ट पुट अ हाईलाइट ऑन दिस टॉपिक भी, कैसे क्या किस मैनर में ये हमारी हेल्थ को ख़राब करती है। थैंक यू डॉक्टर रजनीश, थैंक्स टू मेदांता टू इनवाइटिंग मी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। पोल्यूशन गुड़गांव और दिल्ली NCR का एक बड़ा इशू है, जो कि स्पेशली इस पीरियड में होता है जबकि विंटर होता है, जबकि एयर फ्लो बहुत कम होता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से डस्ट पार्टिकल बहुत नज़दीक आ जाते हैं और हमें ये पोल्यूशन विजिबल होने लगता है। इम्पैक्ट की बात करें शरीर पे तो इट्स अ बैड इम्पैक्ट टू द लंग्स डेफिनेटली, क्योंकि लंग्स पे सीधा जाके अटैक करते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हम इनहेल करते हैं वो लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जितने भी पोल्यूशंस, केमिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स ये सब हैं वो अस्थमेटिक पेशेंट्स को स्पेशली बहुत इम्पेक्ट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत बढ़ जाती है और न्यूमोनिया बहुत कॉमनली देखने को मिलता है इस पीरियड के अंदर। और अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, बार बार वो हॉस्पिटलाइज होते रहते हैं इस केस को लेकर के। हार्ट डिजीज़ भी बहुत बढ़ जाती है, विंटर के कारण कुछ लोगों को हाइपरटेंशन भी बढ़ने लगता है। तो ये तीनों हार्ट, कार्डियक, ब्लड प्रेशर एंड जो लंग डिजीज़ है, तीनों मिलाकर के पेशेंट को कई बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और वो ICU का जो पीरियड है वो भी काफ़ी लंबा हो जाता है। बिल्कुल, ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट है। नवंबर दिसंबर के अंदर हमारे पास निमोनियास और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ ICU बेड्स इतने फुल हो जाते हैं और दूसरा सिर्फ एडमिशन ही नहीं होता पेशेंट्स का,
वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड एडमिशन होता है, 20-20, 25-25 दिन वो इस इन्फेक्शन से निकल नहीं पाते हैं और मोर्टेलिटीज़ भी बढ़ जाता है। सो कोई भी पेशेंट जो डायबिटिक है, डायबिटिक हम जानते हैं एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जैसा माना जाता है, जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। पोल्यूशन उस इन्फेक्शन को और बढ़ा रहा है, निमोनियास बढ़ जाते हैं और ये पोल्यूशन डायरेक्ट इफेक्ट करता है आपके ब्लड प्रेशर के लिए। आपका बीपी बढ़ने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है, हार्ट पे स्ट्रेन बढ़ने लगता है, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारा एक मिलियू इतना ख़राब पैदा हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसमें हार्ट और रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत प्रेवलेंट हो जाती हैं। और आई टेल यू, जो ओल्ड पेशेंट्स हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए ये एक बहुत ख़तरनाक पीरियड है। उनको बहुत संभल के रहना चाहिए और अगर वो कंट्रोल में ना रहे ये इन्फेक्शन या हार्ट फेलियर, तो वो मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो अब जब हमने ये बात किया डॉक्टर शर्मा, ये इस तरह से हमारी हेल्थ को ख़राब कर रहा है पोल्यूशन, तो क्या करें? मतलब अब ये इनएविटेबल है, द पोल्यूशन में हमें सांस तो लेना पड़ेगा। अब हवा तो चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो क्या क्या स्टेप्स लें जो हमारे स्पेक्टेटर्स को बताएं प्लीज़, ताकि किसी हद तक तो हम इससे बचाव कर पाएँ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम पोल्यूशन को कम नहीं कर सकते, तो इससे बचने के जो उपाय हैं उनके अंदर सबसे पहला तो ये है कि इंडोर रहें। जितना ज़्यादा हो सके, यदि आपको ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले तो कम से कम जो मास्क है, जो कि N95 मास्क है, वो यूज करें। नॉर्मल कपड़े वाला मास्क या जो सर्जिकल मास्क है उससे बेटर है N95, जो कि आपको बेटर प्रोटेक्शन देगा डस्ट पार्टिकल से। घर के अंदर आप प्योरीफायर लगा सकते हैं, एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, उससे भी आपकी एयर को प्योरीफाई मिलेगा और कम से कम इंडोर की एयर तो क्लीन रहेगी, जिसमें आप जनरली ब्रीथ करते रहते हैं। यदि आप एक्सरसाइज करने के लिए, डेली वॉक के लिए, कार्डियो एक्सरसाइज के लिए आप बाहर जाते हैं, तो कोशिश करें कि मास्क लगा के करें, या फिर कम से कम किसी जिम में जाएं जहाँ पे एयर प्योरीफायर्स लगे हुए हैं, तो एयर आपको प्योर मिले। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने को इस पोल्यूशन से बचा सकते हैं। बिल्कुल। सो बहुत अच्छे टिप्स डॉक्टर शर्मा ने डिस्कस किए। ये सब टिप्स को फॉलो करके ही हम कुछ हद तक इस पोल्यूटेड एयर से अपने आप को वंचित रख सकते हैं, बचा सकते हैं। अदरवाइज I think this is a phase where everyone can fall in a trap of respiratory infections and pneumonias. दूसरा एक और चीज़, खासकर ये उन पेशेंट्स के लिए जो पहले से हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हैं, पहले से एस्थमेटिक हैं, पहले से डायबिटिक हैं, उनको स्पेसिफिकली ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए इंडोर रहने का। जो यंगर इंडिविजुअल्स हैं वो शायद इसको फिर विदस्टैंड कर लें, क्योंकि उनका इम्यूनिटी फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर शर्मा, मुझे ऐसे बात करते करते याद आ रहा है, हम बात करते हैं फ्लू इंजेक्शंस की। आजकल बहुत कॉमन है, फ्लू इंजेक्शंस लगाने चाहिए। ऑल द मोर रीज़न दिस बिकम्स अ वेरी एम्फेटिक स्टेटमेंट दैट स्पेसिफिकली वंस वी आर पासिंग थ्रू दिस बैड फेस ऑफ पोल्यूशन, everyone wherever it is indicated should have a flu injections। क्योंकि अगर वो फ्लू बढ़ता है या होता है किसी को और दूसरा पोल्यूटेंट्स का इफ़ेक्ट भी है, तो वो एम्पलीफाई होकर किसी को और बैड निमोनिया के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। तो जो प्रिवेंटेबल एस्पेक्ट्स हैं वो हमने बात की है, वो सबको फॉलो करना चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। तो अदरवाइज़ जो हम देखते हैं, आईसीयू में पेशेंट आता है सिंपल खांसी से, पता चलता है हमने उसके टेस्ट किए, WBC काउंट 20,000 पहुंचा हुआ है, एक्सरे किया उसमें कंसोलिडेशन पैच है, और बढ़ते बढ़ते वो चीज़ इतनी बढ़ जाती है, फिर मल्टी ऑर्गन डैमेज स्टार्ट होता है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है और ये ज़्यादा कॉमन होता है ओल्ड एज पेशेंट्स में, बट सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। अब इसके ऊपर डॉक्टर शर्मा, पोल्यूशन एक हो गया, अब दूसरी तरफ वी आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू अ विंटर जोन। सो ये दोनों चीज़ें भी हमारे लिए इकट्ठा बन के एक ऐसा वल्नरेबल फेज़ पैदा करती हैं जिसमें और इन्फेक्शंस या और हार्ट डिजीज़ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो विंटर्स के लिए भी आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? विंटर डेफिनेटली, विंटर बहुत क्रूशियल होता है ओल्ड एज पीपल के लिए। आप देखेंगे तो जितनी भी ओल्ड एज पीपल की डेथ होती है वो इस पीरियड में देखने को मिलती है। बट ये जनरली उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें हाइपरटेंसिव, डायबिटिक पेशेंट्स और जो लंग्स से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं उनके पहले पेशेंट्स रहे हैं। उन पेशेंट्स के अंदर स्पेशली
विंटर की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत डबल हो जाती है। आप कार्डियक पेशेंट की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, तो ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट 30 to 40% तक बढ़ जाता है। तो उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी दवाइयाँ पूरा प्रॉपर लें, स्पेशली हाइपरटेंशन के लिए। और यदि कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, डायबिटीज़ या जो हैवी वेट बॉडी है, तो उन सब के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करें और कोशिश करें कि कुछ योगा, प्राणायाम या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज इंडोर कर सकते हैं तो उनको भी रेगुलर करते रहें, ताकि जो इम्पैक्ट हैं इस विंटर सीजन के उनको मिनिमाइज करके अपने आप की लाइफ बचा सकें। Absolutely, very well said. So I tell you from our aspect, in our OPDs, in whenever these winters set in, November and December or January, 3 months, we start getting our patients who are hypertensive patients, and all these patients come to our OPD with the uncontrolled blood pressure, with a very high blood pressure, despite taking whatever antihypertensive they are taking. उसके बावजूद उनका बीपी एक सतह से ऊपर निकल जाता है, अनकंट्रोल्ड जोन में पहुंच जाता है, और 80% ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट दे रिक्वायर एस्केलेशन ऑफ देयर ड्रग्स। उनको जो बीपी की दवाएं हैं वो बढ़ानी पड़ती हैं उसी मात्रा में बीपी को लाने के लिए। तो ये विंटर्स का सीधा सीधा इफेक्ट है। सर्दी आने से हमारी जो धमनियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, बीपी बढ़ने लगता है, एक ये कारण है। दूसरा कारण है, सर्दियों में हम ज़्यादातर लोग इंडोर रहना पसंद करते हैं, चाय कॉफ़ी का सेवन बढ़ जाता है, सॉल्टी स्नैक्स का सेवन बढ़ जाता है। तो ये सब हाइपरटेंशन को बढ़ाने में, अनकंट्रोल करने में ट्रिगर करते हैं, उसको प्रेसिपिटेट करते हैं। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है अपना बीपी रेगुलरली चेक कराते रहें विंटर्स में। अगर वो अनकंट्रोल्ड है, 140 145 से ऊपर वाला रीडिंग ऊपर जा रहा है, नीचे वाला 85 से ऊपर जा रहा है, तो शायद आपको दवा बढ़ाने का ज़रूरत है। अपने फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें, और अगर वो आपको एडवाइस करते हैं दवा बढ़ाएं तो बढ़ाएं। और बाकी जो हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर वो विंटर में बाहर निकल के सैर करने जाते हैं तो पूरे अच्छे तरीके से अपने आप को कवर करें, हेड गियर्स लें, ग्लव्स पहनें, पूरा क्लोथिंग अच्छे से लें, और तब जाकर वो सैर करने का सोचें बाहर निकल के। अदरवाइज़ इंडोर रहना पसंद करें और एक अच्छा कोजी इन्वायरमेंट अपने घर में क्रिएट करके रखें। विंटर से बचने के ये कुछ टिप्स हैं, डॉक्टर शर्मा ने भी बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो ये दो चीज़ें, पोल्यूशन और विंटर, मैं मानता हूँ अगर हम स्पेशली इन 3-4 महीनों में अच्छा केयर करें तो हम बड़े सारे हार्ट एपिसोड्स या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एपिसोड्स बचा सकते हैं, लोग उनसे एस्केप कर सकते हैं। तो इसके बियॉन्ड डॉक्टर शर्मा आप एस्ट्रोनॉट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो आप कुछ बता पाएंगे कि जो कार्डिक डिजीज़ है उनका इस विंटर और पोल्यूशन से क्या रिलेशनशिप है? बिल्कुल। सो वही बात जो हम कर रहे हैं, हमारा डेली, आई एम अ बिजी कार्डियोलॉजिस्ट, फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट इवनिंग, और 9 बजे तक हम लोग काम करते हैं। तो हम बहुत से पेशेंट जो हार्ट फेलियर से आते हैं वो बढ़ जाते हैं इस जोन में। इन 3 महीनों के अंदर एक्यूट हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं विंटर्स के अंदर। मॉर्निंग्स में ज़्यादा एक्यूट हार्ट अटैक होते हैं, और अनकंट्रोल्ड बीपी बढ़ जाता है। इनफैक्ट अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो एक्यूट हार्ट अटैक के बढ़ने का कारण भी अनकंट्रोल्ड बीपी और हार्ट पे स्ट्रेन आना ही है। इवन जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, हमारा जो हार्ट है उसके 2 चैम्बर्स हैं, एक राइट साइड चैम्बर, एक लेफ़्ट साइड चैम्बर। जो अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा तो राइट साइड चैम्बर पे सीधा सीधा स्ट्रेन आता है, बिकॉज दैट इज़ प्रोपेलिंग द ब्लड इनटू द लंग्स। अब लंग डिजीज़ हुआ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ तो राइट साइड के चैम्बर पे स्ट्रेन आने लगता है और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ने लगते हैं। सॉल्यूशंस हमने ऑलरेडी बात किया, भी ये सब ऐसे ख्याल रख के चलना चाहिए। राइट सर, एक चीज़ और बता सकते हैं कि जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके सबसे पहले आदमी कैसे पहचानेगा कि ये रियल में हार्ट अटैक है? ऑल चेस्ट पेन्स आर नॉट ऑलवेज ए हार्ट अटैक। एब्सोल्युटली, ये हमेशा एक ट्रिकी क्वेश्चन रहा है, एक कन्फ्लिक्टिंग, आई वुड से डिबेटेबल इशू रहा है भी। एक्चुअली देखें तो 50% हार्ट अटैक के पेशेंट को ही टिपिकल चेस्ट पेन होता है, 50% को नहीं होता है। उनमें जो प्रेजेंटेशन है, जो सिम्टम है, वो एटिपिकल होता है। कुछ घुटन हो सकती है, कुछ सिंपल वॉमिटिंग हो सकती है, या पसीना आ सकता है, ये भी हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। सो कोई भी पेशेंट जिसको कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या जिसकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर उनको ये सिम्टम होता है जो टिपिकल चेस्ट पेन नहीं है, सिंपल कुछ स्वेटिंग है, घबराहट है,
कुछ एसिडिटी जैसा लग रहा है, बर्पिंग हो रहा है जो 10 से 15 मिनट तक चल रहा है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करें। एक सिंपल ईसीजी करें। पहले ईसीजी में अगर वो रूल्ड आउट है, ईसीजी नॉर्मल है, तो आपका हार्ट अटैक नहीं है, बट एक आधे घंटे में दूसरा ईसीजी भी करें अगर आपको सिम्टम्स चल रहे हैं। 2 ईसीजी नॉर्मल आने से हम मान सकते हैं ये हार्ट अटैक नहीं है, और अगर ये हार्ट की वजह से है तो ईसीजी में वो पकड़ा जाएगा। उसके बियॉन्ड एक बहुत सिंपल टेस्ट है कार्डियक एंजाइम्स, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत क्लियर विजन के साथ, क्लियर डायग्नोसिस के साथ हमें बता सकता है भी ये हार्ट का पेन है, हार्ट अटैक का पेन है। और अगर ट्रोपोनिन बढ़ा हो तो पक्का आपको कार्डियोलॉजिस्ट या आपके नियर बाय जो भी अच्छा हॉस्पिटल है जिसमें अच्छी कार्डियोलॉजी सुविधाएं हों, उसमें जाके आपको इलाज कराना चाहिए। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में रहता है कि जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया फैमिली मेम्बर्स को, तो जो फैमिली मेम्बर्स है वो उसकी लाइफ को बचाने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे? बिल्कुल। अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल को घर के अंदर चेस्ट पेन हुआ और चेस्ट के पेन बहुत टिपिकल है, पसीना आ रहा है, तो और ये पहचाना गया भी ये हार्ट से है, तो सबसे पहले जो काम करना चाहिए, एक एस्प्रिन का टैबलेट, कुछ एस्प्रिन के टैबलेट पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। पानी में अगर डिज़ोल्व होने वाला टैबलेट है, डिज़ोल्व करके उसको आधा गिलास पानी पिला दें जिसमें एस्प्रिन हो। 300 मिलीग्राम हो तो अच्छा है, नहीं हो तो 150 मिलीग्राम एटलीस्ट दें। फिर कुछ और ब्लड थिनर्स आते हैं, क्लोपिडोग्रेल या टिकाग्रेलोर बोलते हैं, अगर वो अवेलेबल हैं, केमिस्ट आसपास है, तो ये 2 ब्लड थिनर्स उनको अर्जेंटली उस पेशेंट को देना चाहिए। इसके बियॉन्ड वो घर पे इस पेशेंट की और मदद नहीं कर सकते, तो जल्द से जल्द इस पेशेंट को उनको वहाँ लेके जाना चाहिए जहाँ पे कार्डियक कैथ एंजियोग्राफी की सुविधा हो उस हॉस्पिटल में, और वहाँ लेके जाएं और डॉक्टर उनको अटेंड करें। और अगर उनको ईसीजी में हार्ट अटैक लगता है तो सबसे बेहतर उपाय इस पेशेंट्स के लिए होता है इनको कैथ में शिफ्ट करके एंजियोग्राफी करें, क्योंकि हार्ट अटैक जब आता है तो उसका मायने है एक धमनी पूरी तरह बंद हो रही है। उस धमनी को अगर जितना जल्दी वो खोल पाएंगे उतना ही बचाव होगा उस पेशेंट के हार्ट के मसल का। अगर वो धमनी को नहीं खोल पाते हैं 24 घंटा तो हार्ट मसल परमानेंटली डैमेज हो जाता है, लाइफ थ्रेट हो सकता है, और आगे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उस पेशेंट की ख़राब हो जाती है। सो दिस इज़ द बेस्ट दैट एनीबडी हु इज़ हैविंग अ चेस्ट पेन, देयर फैमिली एंड द फ्रेंड्स कैन डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ दैट पेशेंट। थैंक यू सर। इसके अलावा एक और कॉमन क्वेश्चन है सर कि ओबेसिटी तो आजकल काफ़ी प्रोमिनेंसी हो गई है, आप चाहे वेस्टर्न कल्चर देखें चाहे इंडियन कल्चर देखें, लोगों का वेट बढ़ता जा रहा है। तो लोगों का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम कौन सा ऑयल यूज करें, तो इस ऑयल के जो इम्पैक्ट है हार्ट पे वो क्या होता है? देखो, ये एक हमेशा से डिस्कशन का मुद्दा रहा है। ऑयल यूज़ होना चाहिए, जो रिफाइंड ऑयल यूज़ आजकल बोला जाता है रिफाइंड ऑयल यूज़ करें, तो रिफाइंड ऑयल में भी जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, किसी रिफाइंड ऑयल में कुछ हैं, किसी में दूसरे हैं, तो वो एक तो ये बोला जाता है भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करें बट उसको चेंज करके करें। सो एवरी 4 मंथली और 6 मंथली वन शुड चेंज द ब्रांड ऑफ रिफाइंड ऑयल, जिसमें बड़े सारे रिफाइंड ऑयल्स अवेलेबल हैं। ऑलिव ऑयल इज़ वेरी गुड, मस्टर्ड ऑयल इज़ गुड, कुछ और ब्लेंड्स आते हैं राइस ब्रान ऑयल के साथ, वो सब यूज़ किए जा सकते हैं। डीप फ्राइंग अवॉइड होना चाहिए किचन के अंदर, हमारे इंडियन किचन्स में बहुत डीप फ्राई होता है। बटर का यूज़ कम होना चाहिए, क्रीमी स्टफ़ कम यूज़ करना चाहिए। ऑयल का मैंने आंसर किया, तो ये सब हेल्दी हैबिट्स में आता है। आपको ज़्यादा सेवन करना चाहिए। एक स्टडी हुआ जिसमें ये बताया गया, अगर कोई भी इंडिविजुअल 3 या 4 सर्विंग फ्रूट्स की लेता है डेली, नट्स लेता है और सैलड्स और वेजिटेबल्स पे चलता है, तो सिंपल ये इंडिविजुअल अपने हार्ट डिजीज़ होने का 30 से 40% रिस्क कम कर लेता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा डाइट, हम क्या खाते हैं, हम कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, उससे ही डिटर्मिन होता है आपका हार्ट डिजीज़, आपका हार्ट हेल्थ कैसा होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट ऑल दीज थिंग्स आर टू बी
डिसाइडेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, 1 या 2 दिन का नहीं होता है ये, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल आपको अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा बनाना है जो हेल्दी हो. ओनली देन योर हार्ट रिमेन्स हेल्दी एंड you also remain healthy, so that you keep enjoying your life. Thank you. Sir. Thank you. My last question is, there is a lot of myth in the public about the cardiac health. How you can debunk all this? So cardiac health myth तो यही है भी लोग समझते हैं भी जब तक उनको कोई दिक्कत नहीं है उनकी कार्डियक हेल्थ अच्छी है. तो सबसे बड़ी मिथ है भी आपको अपनी कार्डियक हेल्थ के बारे में नहीं पता. जो बाहर से फिजिकलिटी से लगता है, हो सकता है आपकी कार्डियक हेल्थ उतनी रोबस्ट नहीं है जो आपका फिजिकल हेल्थ है. सो अपना कार्डियक हेल्थ टाइम टू टाइम चेक कराएं, स्पेशली इफ़ यू आर बियॉन्ड 40. आई थिंक एवरीबडी शुड हैव अ स्क्रीनिंग टेस्ट for their cardiac ailment, for their cardiac disease, or for the cardiac screening. Every 2 years they should have these screening tests. और अगर किसी के रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फैमिली हिस्ट्री है, मैं बोलूँगा तो उनको अपना 45 के बाद एक CT कोरोनरी एंजियो भी कराना चाहिए टू नो देयर एग्जैक्ट कार्डियक हेल्थ. So these are very important things which we discussed. Thank you, Dr. Sharma. Thank you. It was very elaborate discussion with you, and I am sure the way you have explained the tips to have a better lifestyle or have a better health in this air pollution and in these winter months, everybody will benefit from these tips. And thanks for coming here and sharing these valuable tips with us. So thank you. This was the episode where we talked on the air pollution and how to actually have a better health in these polluted months and in these winter months. So these are very important tips which we discussed, and I hope you guys will take care of these things and stay healthy and keep enjoying your life, still working out and still doing their jobs at home, and have a very good winter and stay safe. Thank you very much.